नमस्कार साथियों, यूनिक शिक्षा में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से आपका डिमांड था कि सर एक चीन का संविधान पे एक वीडियोस बनाइए, क्योंकि हम जो मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ब्रिटेन का, अमेरिका का, स्विट्जरलैंड का, फ्रांस का, अलग अलग देशों का हम संविधान पहले बना चुके हैं। तो काफ़ी दिनों से समय मिल नहीं पा रहा था कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन आपको बना दें। तो आज हम बात करते हैं चीन के संविधान के बारे में काफ़ी डिटेल में। देखिए, सबसे पहली बात है, चीन का संविधान जो है वो किस चीज पर टिका हुआ है, यानी कि चीन के संविधान का जो दर्शन है वो किस आधार पर टिका, उसका दर्शन क्या है। देखिए, आपको याद होगा चीन की क्रांति, रूस की क्रांति। उस क्रांति की विचारधारा में आप देखिएगा एक आदमी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा था वो था हमारा साम्यवाद, जो समाजवाद का ही एक अगला चरण होता है। यानी एक मोटा मोटी अगर देखा जाए, एक ऐसा समाज की बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स जहाँ पे मजदूरों का जो है वो शासन चले, यानी कि तानाशाही का अंत हो, सर्वहारा की क्रांति हो, यानी कि गरीब और मजदूरों के माध्यम से देश का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सौंपना चाहते हैं, सत्ता सौंपना चाहते हैं। तो चीन का संविधान के मामले में खास करके इस आदमी को आप कभी नहीं भूल सकते हैं, माओ से तुंग, जिनका जो सिद्धांत है उसको कहते हैं माओवाद। दरअसल जो माओ है वो भी जो लेनिन की क्रांति से कह लीजिए, यानी कि लेनिन के विचारों से कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि जो मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स हैं, उनके विचारों से प्रेरित थे काफी हद तक। और इनके सिद्धांतों को हम माओवाद कहते हैं, यानी कि काफी हद तक देखा जाए तो माओवादी जो दर्शन है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे टिका हुआ आपको नजर आएगा। यानी वही कार्ल मार्क्स कहते थे कि जब तक सर्वहारा की क्रांति नहीं होती है, यानी कि जब तक मजदूरों का एक समाज नहीं बनता, मजदूरों का एक पॉलिटिकल सिस्टम जब तक किसी मजदूर के हाथ में नहीं जाएगा, तब तक ये पूंजीवादी लोग, जो अमीर लोग हैं, ये हम लोगों को कठपुतली की तरह नचाएंगे। तो पूरा जो चाइना का संविधान है, देख रहे हैं कि चीन अपने संविधान को लागू करने में कितना लेट किया। 4 दिसंबर 1982 को चीन जो है संविधान को लागू करवाया है। और इसमें संविधान में देखा जाए तो 138 आर्टिकल है और 4 अध्याय को जोड़ा गया है। इसमें टोटल 138 आर्टिकल है और 4 अध्याय है। आप कह सकते हैं कि चीन का संविधान थोड़ा संक्षिप्त संविधान है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। कैसे भारत से अगर तुलना करते हैं तो चीन का संविधान काफ़ी छोटा है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में कोई चर्चा देखने को नहीं मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि चीन का संविधान काफ़ी खराब है। देखिए, चीन का जो संविधान है, मैंने आपको कहा कि माओवाद से काफ़ी प्रेरित है, और साथ ही साथ जो संविधान है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद पे ज़्यादा टिका हुआ है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, डेमोक्रेसी तो रहेगा, लेकिन एक हेरारकी सिस्टम के माध्यम से, यानी ऊपरी क्रम से लेकर के निचली क्रम तक का जो क्रम है वो बना हुआ रहेगा। डेमोक्रेसी मिलेगा लेकिन एक हेरारकी के माध्यम से। लोकतंत्र होगा लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत केंद्रवाद नजर आएगा, यानी कि किसी एक आदमी के हाथ में आपको पावर देखने को मिलेगा। फ्रीडम देंगे लेकिन कायदे से। जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे गांव के जो ग्रामीण संरचना में अक्सर देखते होंगे, जो मेन गार्जियन होते हैं वो कहते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई करो, घूमो फिरो, ऐश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ मर्यादाओं को ध्यान में रखकर देखा जाए तो मोटा मोटी इस घर का जो गार्जियन है वो वही आदमी है जो मुखिया है घर का, और जो बाकी लोग हैं उनको फॉलो करना होता है। कहने के लिए वहां लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र किसी एक आदमी के हाथ में है, यानी कि इस पूरा का पूरा जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में चला जाता है। और इसलिए चाइना के संविधान को हम कहते हैं कि वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर टिका हुआ है। आलोचक कहते हैं या तो आप लोकतंत्र कह लो या तो केंद्रवाद कह लो, दोनों में एक साथ जोड़ रहे हो, बहुत ही अजीब स्थिति है। हम लोग देखेंगे अभी आगे चल के कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद चीन के संविधान की अगर विशेषता देखा जाए तो सबसे पहली बात ये देख लीजिए, चीन का जो जनता है, यानी कि जो शक्ति है उसका, वो किसके हाथ में है? यानी कि पूरा जो संविधान का जो पावर है वो वहां की जनता के हाथों में सौंपा गया है। यानी कि जनता अगर चाहे तो उस शक्ति का प्रयोग वो कैसे करेगा? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। जो प्रतिनिधि को वो चुनाव में जीतेगा, उस प्रतिनिधि के माध्यम से वो अपने पावर का इस्तेमाल करेगा। दूसरा चीज,
मैंने आपको बताया कि संविधान यहाँ का क्या है, बहुत ही छोटा है, काफी छोटा संविधान माना जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि संविधान वो अच्छा नहीं है, वहां के परसेप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो संविधान वहां के हिसाब से ठीक ही माना जाएगा। ठीक है, वहां का जो मेन प्रतिनिधि अगर देखा जाए तो केंद्र के स्तर पर जो प्रतिनिधि दल जो काम करता है, ध्यान रखिएगा चाइना में एक ही पार्टी होता है, भारत की तरह नहीं है कि यहाँ पे जो बहुत बहुदलीय प्रणाली जो भारत में चलता है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, दुनिया भर के टीएमसी, आपका राजद, अलग अलग जो पार्टी बनाए हुए हैं, ये सिस्टम चाइना में नहीं चलता है। चाइना में होगा विचारधारा एक होगा, पार्टी भी एक ही होगा, मतलब दूसरा कोई दल नहीं होगा, एक ही पार्टी के अंतर्गत रहते हुए उनके विचारों के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लोग बदलते जाएंगे लेकिन उसका जो सिद्धांत है वो नहीं चेंज होगा, पार्टी चेंज नहीं होगा, पार्टी सेम रहेगा। ठीक है, और जो निचले स्तर पे जो काम करती है उसको कहते हैं स्थानीय जन कांग्रेस, जो राज्य के स्तर पे काम करती है वहां पे। और ध्यान रखिएगा ये जो स्थानीय जन कांग्रेस है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नीचे ही आता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है उसको समानांतर सरकार कहते हैं, जबकि वहां पे क्या है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार समानांतर नहीं है बल्कि एक दूसरे के निचले क्रम में जोड़ा गया है। जब भी कोई राज्य के स्तर पे कानून बनाया जाएगा वो केंद्र के हिसाब से बनेगा। अगर मान लीजिए केंद्र कुछ नहीं कह रहा है और राज्य अपने मन से कोई कानून बना रहा है और अगर इसको आपत्ति नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसको आपत्ति है तो वो कानून यहाँ से हटाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको केंद्र के हिसाब से राज्य के कानून तय करने पड़ेंगे। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर देखें तो चाइना भी खुद को गणतांत्रिक कंट्री कहता है, यानी कि रिपब्लिकन कंट्री बोलता है। यानी रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो चीन का जो संप्रभुता होता है, जो सोवर्निटी है, यानी कि चीन अपने बारे में डिसीजन वो खुद लेता है। इसका मतलब वहां की जो जनता है पूरा सोवर्निटी उसके पास है, चीन की जनता अपना फैसला खुद करता है। दैट मीन्स वो किसी और के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होता है। तो चीन की जनता के पास ही पूरा संप्रभुता है और इसका जो प्रयोग है वो किस माध्यम से करेगा, फिर देखिएगा प्रतिनिधि के माध्यम से। कहने के लिए सारा जो पावर है वो पब्लिक के पास है, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम प्रतिनिधि के माध्यम से करेंगे। यानी कि डायरेक्ट चीन की जनता कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो कहने के लिए तो कह सकते हैं कि जो रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन रिपब्लिक कंट्री के अंतर्गत क्या है, टर्म एंड कंडीशन है। आपको वो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यवहारिक चीजें क्या है और सैद्धांतिक रूप से क्या दिया हुआ है। ये देखिए इस चीज का महत्व चाइना ने जितना ज्यादा दिया, शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जो इतना ज्यादा वैल्यू दिया होगा श्रम का। आपको मैंने बताया कि चीन का जो दर्शन है वो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर के, यानी कि माओ से तुंग के विचारों से प्रभावित है, माओवाद पे सिद्धांत पे आधारित है। और माओवाद इस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट करते थे, श्रम। यानी कि जब माओवाद कहते थे, यानी कि जो माओ से तुंग कहते थे कि हम चाहते हैं कि मजदूरों का शासन हो, मजदूरों का शासन हो। मजदूरों का शासन का मतलब है कि वहां पे श्रम का, यानी कि जो लेबर है उसका ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। श्रम को काफी सिद्धांत मतलब कि बहुत रिस्पेक्ट के नजर से, जो व्यक्ति मेहनती व्यक्ति है चाइना में उसका बहुत रिस्पेक्ट है। देखिए जीवन में चाहे आप सफल हो या ना हो, लेकिन आपका जो प्रयास है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। कोई आदमी कितना अधिक प्रयास करता है अपने फील्ड में, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और चाइना कहता है यार लाइफ में तुम सफल हो ना हो लेकिन तुम कोशिश अच्छी करना चाहिए, कोशिश जबरदस्त होना चाहिए। इसलिए चीन में श्रम का सबसे ज्यादा महत्व है। जो व्यक्ति मेहनत करने वाला होते हैं उनको वहां पे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और जो व्यक्ति मेहनती नहीं होते हैं जैसे कामचोर टाइप का, उनको वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो श्रम को सम्मानजनक माना जाता है, काफी रिस्पेक्ट। आपको यहाँ के संविधान में श्रम से संबंधित बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। और चाइना कहता है कि अगर आपको विकसित होना है तो आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, यानी कि आर्थिक विकास पर अत्यधिक जोर देना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोजगार पे फोकस करना पड़ेगा, रोजगार बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं आप वो सोचिए। उसके अलावा सीधी सी बात है कि रोजगार बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उद्योग लगाने पड़ेंगे। और आपको पता है कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कितना शानदार है। चाइना सबसे ज्यादा फोकस किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग पे, और यही रीजन है कि चीन का जो प्रोडक्ट है आज पूरा दुनिया में
सबसे ज्यादा खपत होता है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का एक हब माना जाता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग करके वहां पे लोगों को रोजगार बढ़ाया, और रोजगार बढ़ाने से आपको पता है कि वो ऑटोमेटिक आपका गरीबी क्या होगा, कम होगा। जब गरीबी कम होगा तो भुखमरी ऑटोमेटिक कम होगा। एक समय था कि चाइना बहुत ज्यादा पिछड़े देशों की सूची में आता था, लेकिन चीन अपने विचारों के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपने परसेप्शन के माध्यम से चीजों को बेहतर करते चला गया। चाइना का कहना है कि जैसे जैसे रोजगार बढ़ेंगे, श्रम का प्रभुत्व बढ़ेगा, मजदूरी की भी यानी कि मजदूरी का जो दर है वो भी लगातार बढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ जो वर्किंग कंडीशन है, जो कार्य दशाओं को और भी हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चाइना चाहता है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम निर्यात पे फोकस करें, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे फोकस करके हम दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। चाइना जो पॉलिसी है वो एक्सपोर्ट को ज्यादा टारगेट करता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगातार बढ़ाते चल रहा है वो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो कहा जाता है कि सैद्धांतिक रूप से कि चीन का संविधान जो बिल्कुल कठोर है, क्योंकि आप देखें कि सबकी पावर किसके पास है, सरकार के पास होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उतना कठोर भी नहीं है, बल्कि लचीला उसको कहा जाएगा, फ्लेक्सिबल कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कानूनों का निर्माण होता है वो वहाँ के प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ की जो सरकार है जो चाहेगी वो हो जाएगा, नहीं, प्रतिनिधि जो कहेंगे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और वहाँ पे जो पार्टी है, आपको पता है एक ही पार्टी है, उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। और ये पार्टी जो है जब किसी साधारण कानून का निर्माण करती है तो वहाँ पे अपने सदन में साधारण बहुमत का इस्तेमाल करती है, यानी कि साधारण बहुमत का इस्तेमाल करके वहाँ पे साधारण कानून का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही जब संविधान संशोधन की बात होगी तो संविधान संशोधन के लिए आपको पता है कि थोड़ा सा विशेष प्रावधान करना पड़ता है। चाइना के संविधान में अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि संविधान संशोधन को अगर आप प्रस्तावित करना चाहते हैं, उस बिल को अगर यानी कि प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो प्रस्ताव लाने के लिए कितना चाहिए, वोटिंग 1/5 होना चाहिए। जितने उपस्थित हैं वहां पे उसका 1/5 लोगों का सहमति होनी चाहिए। और फिर अगर उसको पारित अगर करना है तो कितना चाहिए होगा, पारित करने के लिए 2/3, जिसको कि भारत में भी क्या कहा जाता है, विशेष बहुमत कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि संविधान संशोधन करना वहां भी इतना आसान नहीं है, और जिस तरह से भारत में आप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो चाइना में भी मूल अधिकार है, यानी वहां भी फंडामेंटल राइट है, एक ऐसा अधिकार जो राज्य आपसे कभी छीन नहीं सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार। लगभग वैसे अधिकार जैसे भारत में आपको देखने को मिलता है, बस यहाँ से कुछ अधिकार वहाँ पे कम है। वहाँ पे ये अधिकार नहीं है कि आप खुलेआम सड़क पे आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते जा रहे हो, सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी करो, नहीं, वहाँ पे नारेबाजी करना या धार्मिक जुलूस निकालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। और साथ ही साथ वहाँ पे लोगों को कर्तव्य भी दिया गया। कर्तव्य क्या है कि पब्लिक को सैनिक सेवा करना पड़ेगा, और अपने देश की रक्षा करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ आपको संविधान का भी पालन करना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है, यानी जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सभी की सुरक्षा करनी पड़ेगी आपको, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, और साथ ही साथ उसका क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। हमारे भारत में तो देखे ही है कि सार्वजनिक संपत्ति जो है उसका क्या हाल करते हैं, ऐसे ही चाइना में नहीं चलता है। चाइना में अगर आप कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे थूकते हुए पाए गए अगर, तो जबरदस्त पेनल्टी लगेगा, और ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि दोबारा आपको वहां पे जाने के लिए मना कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे स्थिति इतना खराब है कि कहते हैं ना कि जितना भी हमारे पास पूरा स्थल है या जितना भी हेरिटेज है उसका इतना खराब तरीके से रख रखाव किए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये चीजें हमको चाइना से सीखना चाहिए कि अपने हेरिटेज का सुरक्षा कैसे किया जाता है। साथ ही साथ चीन का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है कि भैया जब आप काम करते हो तो पूरी अनुशासन के साथ करो, पूरी शिद्दत के साथ करो। काम में कोई कठिनाई मतलब कोई जो है वो नहीं आना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा चाइना खुद को बहुराष्ट्रीय राज्य की अवधारणा मानता है, यानी खुद को ये मल्टीनेशन कहता है। कैसे कहता है, देखिए आपको पता है कि चीन का जो शासन वो कैसा है, एकात्मक शासन है,
लेकिन एकात्मक शासन होने के बावजूद भी वहां जो अल्पसंख्यक, जिसको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कहते हैं, जो आयोग बना के उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, वहां पे कई सारी जातियां, लगभग 40 जातियां आपको अलग अलग विभिन्न जातियां मिलेगी, 40 से भी ज्यादा मिलेगा आपको अलग अलग जातियां। और उनके कल्चर का सम्मान किया जाता है, मतलब उनके जो डाइवर्सिटीज है, चीन चाहता है कि अपनी डाइवर्सिटी को भी क्या करें, हम मेंटेन करें। वहीं अगर लोकतांत्रिक केंद्रवाद, जिसके बारे में आपको बोले थे कि आपको बाद में बताएंगे, लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहता है कि भैया डेमोक्रेसी और सेंट्रलाइजेशन, हालांकि दो अलग अलग विचारधारा है, विपरीत विचारधारा है। डेमोक्रेसी कहता है कि सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पावर सभी के पास होना चाहिए। जबकि केंद्रीकरण कहता है नहीं, पावर केवल एक आदमी के पास होगा। यानी ये कहता है, केंद्रीकरण कहता है कि सारा पावर कितना किसके पास होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। जबकि ये कहता है कि नहीं, अलग अलग लोगों को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जबकि ये कहता है नहीं, पावर का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ये दोनों ही देखिए अपने आप में ये दोनों विपरीत विचारधारा है, लेकिन उसके बावजूद चाइना कोशिश करता है, संविधान में लिखा हुआ है इस तरह की चीजें, कि दोनों में सामंजस्य करने का प्रयास करेंगे। ना ही बहुत ज्यादा केंद्रीकरण करेंगे और ना ही बहुत ज्यादा हम डेमोक्रेटिक रखेंगे। और वहां पे जितने भी शासन दल हैं, शासन है मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल है, जो टॉप टू बॉटम है, उसमें या फिर कोई पॉलिटिकल हायरार्की है, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अपने उच्च अंग है, यानी कि जो अपने से ऊपर वाला लेवल है, उसको जो निचला स्तर के जो लोग हैं उनको मानना पड़ेगा। यानी कि अपने उच्च अंग की आज्ञा पालन करना पड़ता है, किसके लिए, जो निचले स्तर पे है। निम्न अंग को स्वतंत्रता उसी सीमा तक दी जाएगी जिस सीमा तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मतलब जो निचले लेवल पे लोग हैं, आप तभी तक ठीक से काम कर सकते जब तक आपको ऊपर वाले लोग रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन कर दिए, आपको मना हो जाएगा, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जो वो कहेंगे वही चीज आपको मानना। जैसे भारत में हाईकोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकता, जबकि राज्य की सरकार केंद्र की सरकार के खिलाफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे पावर का क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, जबकि वहां पे क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का काम भारत में होता है, ठीक उसी प्रकार से चीन में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ऊपर वाले लेवल पे हैं, वो निचले स्तर से उसी प्रकार से दोनों में रिलेशन बनता है। ठीक है। और आलोचक कहते हैं भैया तुम जो लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाते रहते हो, ये सब फालतू की बातें हैं। दरअसल लोकतंत्र वहां पे नाम मात्र का है, देखा जाए तो वहां पे केंद्रवादी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। कहने के लिए चाइना कहता है खुद को हम रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा आलोचक का मानना है। अब दूसरा देखिए, देखिए चाइना के संविधान में सबसे बड़ी बात है, आपको हर जगह दिखेगा कि चाइना खुद को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहता है, यानी वो आधुनिकीकरण के तरफ वो ज्यादा झुका है, आधुनिकीकरण की चाह इसके अंदर। और जो चीन का जो संविधान निर्माता है, वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप मॉडर्न बनाओ, यानी अपने इकोनॉमी के अभी के मार्केट की डिमांड के हिसाब से बनाओ, ना कि पुराने सिस्टम को अपनाओ। नहीं, जिस हिसाब से मार्केट करवट ले रहा है उसी हिसाब से अपने इकोनॉमी को भी, यानी अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो जो जीडीपी में जो ग्रोथ है वो दिखेगा ही नहीं आपको। तो उसके लिए चाइना अपने कृषि में कई सारे सुधार किए, अपने वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी मात्रा में लगाया, काफ़ी ज़्यादा काम वो इंडस्ट्री पे किया, और अपने यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफ़ी तेजी से ग्रोथ कराने पे फोकस किया। क्योंकि पता है ये इकोनॉमिक्स का पिलर है, अगर हम एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल जो है, जो कच्चा माल है, कच्चा माल वो नहीं मिलेगा। और जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप इंडस्ट्री पे क्या करोगे, प्रोडक्शन किस चीज़ का करोगे। जब प्रोडक्शन अगर करोगे तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। वो विज्ञान की मदद से होगा, वो रिसर्च के माध्यम से होगा। अब देखिए चीन का विद्यार्थी और भारत के विद्यार्थी में बहुत फर्क है। यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं 10th क्लास से पास करने के लिए पढ़ते हैं, जबकि वहाँ के बच्चे 10th क्लास से उनके जो सिलेबस है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत डिटेल से मतलब पढ़ाया जाता है, रिसर्च पे वो काम करते हैं। हमारे यहाँ पे रिसर्च तक का तो नौबत ही नहीं आता है, बहुत कम लोग होते हैं जो पीएचडी वगैरह करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए नौकरी। और वहाँ पे 10th के सिलेबस के अंतर्गत ही, यानी कि स्कूल के लेवल पे ही
बहुत सारे सिलेबस में चेंजिंग है, दोनों के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वहाँ का जो संविधान निर्माता है वो चाहते हैं कि लोग अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को बूस्ट करने पे ज़्यादा फोकस करें, यानी वो अपने सिलेबस को स्कूल के जो स्कूलिंग एजुकेशन है या स्कूल हो या कॉलेज हो, अपने एजुकेशन सिस्टम को वो अपडेट रखता है। उसके अलावा देखा जाए तो ये जो संविधान निर्माता है जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये पहले की गलती का परिणाम है। एक जमाने में कहना चाहता था कि हम सांस्कृतिक क्रांति करें, कल्चरल रिवॉल्यूशन लाएं। इस वजह से क्या हुआ, दुनिया भर का चाइना को नुकसान हुआ। इस चक्कर में क्या हुआ, जगह जगह लोग हड़ताल करते थे, जुलूस निकालते थे, प्रदर्शन करते थे। इसके वजह से उनका इकोनॉमी काफी तेजी से क्या हो गया, कोलैप्स करते चला गया, डाउन होते चला गया। तब चाइना को लगा कि नहीं, हमको एक अलग तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और चाइना ने अपने आप को क्या किया, समय के हिसाब से चेंज किया। और यही रीजन है कि आज चाइना काफी तेजी से वो ग्रो कर रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो चीन अपनी सेना को जो कंट्रोल करता है, जो चीन वो वहां का जो आयोग है इसको कहते हैं केंद्रीय सैनिक आयोग। इसी के माध्यम से चाइना पूरा जो मिलिट्री को कंट्रोल करता है। तो कुल मिला जुला के चीन के संविधान में अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। फिर आने वाले समय में हम लोग देखेंगे वीडियोस में कि चीन में चुनाव कैसे होते हैं, वहाँ जो राष्ट्रपति उनका चुनाव कैसे होते हैं, जो दल के जो लोग मेंबर हैं उनका चुनाव कैसे होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक पार्ट पढ़ रहे हैं, बाकी दूसरे पार्ट के लिए आप वेट कीजिए। ठीक है, आज हम लोग इतना रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।